आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रगतिवाद के बारे में। एक प्रमुख साहित्यिक चिंतन है और आप सब जानते हैं कि छायावाद के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल में छायावाद के बाद का जो दौर आता है उस दौर को हम क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा क्या मानी गई है? 1936 ईस्वी से लेके 1943। और कल की क्लास में हमने बहुत विस्तृत ढंग से मार्क्सवाद क्या है और क्या है मार्क्सवादी विचारधारा, इस पे भी बात की है। और वो बातचीत इसलिए भी जरूरी थी कि हमें ये समझना होगा कि प्रगतिवाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा मार्क्सवाद से प्रभावित है। ठीक है, जहाँ तक प्रगतिवाद के आरंभ की बात को लेकर कहें तो हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद का विधिवत आरंभ अप्रैल 1936 में 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अधिवेशन से माना जाता है। 1936 में लखनऊ में पहला प्रगतिशील लेखक अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता महान उपन्यासकार कथाकार प्रेमचंद ने की थी। और यह आंदोलन प्रगतिवाद जो आंदोलन है 1936 से 1943 1943 ईस्वी तक माना जाता है। और जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है जो शोषित वर्ग की वकालत करता है। ठीक है, आप सबको पता है कि प्रगतिवाद जिस मार्क्सवादी विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित है उस मार्क्सवादी विचारधारा का यह मानना है कि इस दुनिया में दो जातियां हैं। ठीक है, एक शोषक जाति और दूसरी शोषित जाति। जो पीड़ित है यानी कि जो गरीब है, जो सर्वहारा है, जो शोषक जाति है वह अमीर है, पूंजीपति लोग हैं। उनका यह कहना है कि यह जो बड़ी खाई दोनों के बीच में खड़ी है, जो एक बड़ी दीवार खड़ी है, अमीर गरीब शोषित और शोषक, इस दीवार को तोड़ दिया जाना चाहिए, इस खाई को पाट दिया जाना चाहिए। और यह कैसे? इसका समाधान क्या दिया उन्होंने? इसका समाधान दिया कि संसाधनों पर सबका बराबरी का हक हो। जो मुनाफे पूंजीपतियों के पास आते हैं सारे मुनाफे पूंजीपतियों के पास चले जाते हैं और मजदूरों के पास कुछ नहीं होता। वो सारे मुनाफे, उन सभी मुनाफों पर सबका बराबर का हक हो। और इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस बराबरी के लिए, इस वर्ग संघर्ष को स्थापित करने के लिए यदि हिंसक क्रांति की जरूरत पड़े तो मार्क्सवाद उस हिंसक क्रांति की भी वकालत करता है। और छायावाद के बाद जो हिंदी में प्रगतिवाद आया 1936 से 1943 तक। छायावाद का समय क्या है? 1918 से 1936। 1936 से 1943 का जो समय आया उस दौर के ज्यादातर कवियों ने इस मार्क्सवादी विचारधारा को अपने काव्य में उतारा और उसी मार्क्सवादी विचारधारा को केंद्र में रख करके जो कविताएं लिखी गई, जिन कविताओं में कवि शोषित, पीड़ित और मजदूर वर्ग के साथ बहुत मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है, वह क्रांति की बात कर रहा है। समाज में व्याप्त जो असमानताएं हैं, ठीक है, उन असमानताओं का वह चित्रण कर रहा है। आई बात समझ में? देश में, समाज में, राजनीति में जो व्याप्त विषमताएं हैं उन विषमताओं का कवि चित्रण भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक कमिटमेंट है, एक प्रतिबद्धता है कवि के पास कि वह शोषित पीड़ित वर्ग के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। और जैसा कि कल मार्क्सवादी चिंतन में हमने पढ़ते हुए यह विचार किया था कि मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद कहता है कि साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं है, साहित्य का उद्देश्य वर्ग चेतना जगाना है और क्रांति की जमीन तैयार करनी है। इसलिए जब हम चेतना की बात करते हैं मार्क्सवाद में या प्रगतिवाद में, जब हम चेतना की बात करते हैं तो प्रगतिवाद यह कहता है कि चेतना संबंधी विचार जो प्रगतिवाद का है वो मार्क्सवादी दर्शन पर आधारित है। और यह चेतना क्या है? इनका कहना है, भौतिकवाद जो प्रमुख चेतना सिद्धांत है मार्क्सवाद का, उसका कहना है कि ब्रह्मांड की अंतिम सत्ता अपनी प्रकृति में भौतिक है, न कि आध्यात्मिक। यानी कि जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। ईश्वर जैसी कोई चीज या आध्यात्म जैसी कोई चीज या कोई अलौकिक सत्ता है, इस बात को मार्क्सवाद क्या कर देता है? नकार देता है। आई बात समझ में? वो कहता है कि जो वास्तविक स्थिति है वही सच्चाई है और हम सब भी भौतिक हैं,
हम सब भी उसी ब्रह्मांड की भौतिक अवस्था के एक रूप हैं। तो भौतिक जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को मजबूती से दिखाने, प्रदर्शित करने या उस पर यकीन करने की बात मार्क्सवाद का विचार कहता है। जो हमारे समक्ष नहीं है, जो हमारे अनुभव में नहीं है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे आप ईश्वर कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं, मार्क्सवाद उस विचार को नकार देता है। और इस तरह की विचारधारा से जो प्रभावित कवि हुए, प्रमुख कवि, उसमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ सिंह, धूमिल, दिनकर, ये तमाम तरह के ऐसे कवि हुए जिन्होंने प्रगतिवादी जो काव्य आंदोलन रहा भारत में, उसको बहुत गहराई से उकेरा और बहुत जीवंतता के साथ, बहुत मजबूती के साथ उसका पक्ष रखा। अब जिस हम चेतना की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से थोड़ा सा हम चेतना को थोड़े और ठीक से समझ लें, थोड़े और डिटेल में समझ लें, फिर हम प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पे आएंगे। ठीक है। चेतना की व्याख्या करते हुए मार्क्सवाद ने कहा कि वह भौतिक शरीर का ही एक गुण है। चेतना से मतलब क्या है? सोच, विचार, भाव, दुनिया, समाज को देखने का नजरिया। सीधे सीधे समझें, चेतना का मतलब क्या है? सोच, विचार, भाव या दुनिया को देखने का नजरिया। मार्क्सवाद कहता है कि यह जो चेतना है, देखने समझने का जो नजरिया है, भाव है, यह मानव शरीर का ही एक गुण है, न कि एक कोई आध्यात्मिक शक्ति है। मानव शरीर अगर एक भौतिक संरचना है तो चेतना उसका क्या है? एक गुण है। मनुष्य की चेतना का निर्माण कैसे होता है? मार्क्सवाद कह रहा है कि मनुष्य की चेतना का निर्माण होता है उसकी भौतिक परिस्थितियों से। जिस तरह का जीवन उसको मिला है, जिस तरह का परिवेश उसको मिला है, वह उसी ढंग से सोचता है, समझता है और दुनिया को देखने का नजरिया विकसित करता है। सीधा मतलब यह है कि जैसा जीवन होगा उसी तरह की सोच होगी, उसी तरह के विचार होंगे। और उनका यह भी कहना है कि चेतना जीवन को तय नहीं करती है, जीवन से चेतना निकलती है। यानी कि जीवन चेतना को तय करता है, चेतना से जीवन नहीं निकलती है। उदाहरण के तौर पे अगर इस बात को हम समझें कि कैसे जीवन से चेतना कैसे निकलती है, इस बात को अगर हम समझें तो मान लीजिए एक मजदूर व्यक्ति है, तो उस मजदूर व्यक्ति की चेतना क्या है? उसकी चिंता क्या है? कम वेतन मिलता है, शोषण हो रहा है, तो वह क्रांति की बात करेगा, वह बराबरी की बात करेगा, वह पूंजीवाद के खिलाफ आपको नजर आएगा, क्योंकि उसका जो जीवन है, उस जीवन की परिस्थिति से ये चेतना उसके भीतर उत्पन्न हो रही है। वो जो असंतोष है, वह असंतोष कहां से आ रहा है? उसके जीवन की परिस्थितियों से आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप एक उदाहरण लें किसी पूंजीपति वर्ग का, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास पैसा है, सुविधा है, सत्ता है, ठीक है, तो वह क्या चाहेंगे कि वर्तमान व्यवस्था कायम रहे। उन्हें वो सारी चीजें ठीक लगेंगी, वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेंगे, हम तो बहुत मदद करते हैं, हम तो बहुत पैसा देते हैं, ठीक है। जबकि उन्हें क्या लग रहा है, मजदूरों को क्या लग रहा है कि उनकी मेहनत के मुताबिक उनको पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो इंसान की जो सोच है, विचार है, जो नजरिया है, वह उसकी जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से बनता है। यही प्रगतिवादी चेतना का संबंध है। और वह कहाँ खड़ा है? किस चेतना के साथ खड़ा है? गरीब, मजदूर, किसान की चेतना के साथ प्रगतिवादी साहित्य खड़ा है, ठीक है। इसलिए वह समाज की वास्तविकता को दिखाता है, वह समाज की सच्चाई को दिखाता है, वह यथार्थ की बात करता है, वह क्रांति की बात करता है, ठीक है। वह गरीब और मजदूर की चेतना को जगाने की बात करता है, शोषण के खिलाफ वो खड़ा होता है, ठीक है। और वह चाहता है कि साहित्य भी परिवर्तन का कहीं ना कहीं माध्यम बने, ठीक है। इस प्रकार आप देखें कि प्रगतिवाद की जो पूरी चेतना है प्रगतिवादी साहित्य की, वह मार्क्सवाद के इसी विचार के साथ खड़ी है कि समानता आए लोगों के, और जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनको उनके अधिकार मिले। अब प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर इनकी प्रवृत्तियों को हम दो तरह से देखें, एक संवेदना पक्ष और दूसरा शिल्प पक्ष। संवेदना पक्ष में क्या क्या अंतर्वस्तु है कविता की, और शिल्प पक्ष में हम भाषा इत्यादि पे, प्रतीक और बिंब पे बात करेंगे। संवेदना पक्ष में सबसे पहला बिंदु जो है वो बहुत मजबूत पक्ष है, वह है मार्क्सवाद में विश्वास। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं और हम सब ये जानते हैं कि मार्क्सवाद की विचारधारा का पूरा प्रभाव है प्रगतिवादी साहित्य पे। आप यूं भी कह सकते हैं कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, साहित्य में वही प्रगतिवाद है, ठीक है। एक राजनीतिक विचार है मार्क्सवाद,
जिसे आप राजनीति में पढ़ें उसे आप साहित्य में प्रगतिवाद कह सकते हैं। ठीक है, तो और मार्क्सवाद क्या है? शोषित वर्ग पीड़ित वर्ग के साथ खड़ा है, वह क्रांति की बात कर रहा है, वह सामाजिक विषमता को मिटा देने की बात कर रहा है, वह हर एक स्तर पर शोषण के खिलाफ है, चाहे वह परिवार हो चाहे वह विवाह हो। मार्क्सवाद यह भी कहता है कि विवाह जैसी संस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह संपत्ति, एक पीढ़ी की संपत्ति को दूसरी पीढ़ी के तक हस्तांतरित करने का एक माध्यम भर, इसलिए जो गरीब है वो वैसे ही गरीब रह जाएगा, जो अमीर है वो अपनी संपत्ति अपने बाद अपने बेटे को, उसका बेटा अपने बाद अपने बेटे को। वो यह भी कहता है कि विवाह संस्था ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जो स्त्री है वह शोषित है और पुरुष जो है वह शोषक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा से पूरा का पूरा यह प्रगतिवादी साहित्य प्रभावित हुआ। ठीक है, और यह क्रांति की बात करता है, यह वर्ग संघर्ष को जगाता है ताकि मजदूर उठे खड़े हों और अपने हक के लिए, अपनी वाजिब जरूरतों के लिए वह लड़े और संघर्ष करें। इस संबंध में एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपको मुक्तिबोध का। ठीक है, वो लिखते हैं, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनका उनके स्त्री पुरुषों का मेरा लाल सलाम। ठीक है, सोवियत संघ में जो मजदूरों के द्वारा जो क्रांति का परचम लहराया गया था, जो एक तरह से क्रांति की गई थी, ठीक है, उसको बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ देखते हुए मुक्तिबोध ने ये कविता लिखी है। और सोवियत संघ में मजदूरों के साथ खड़े रहने वाला जो वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, जो संघर्षशील वर्ग था, उसको लेकर के ये कविता लिखी गई। तो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है, इस बारे में हम बातचीत पहले भी कर चुके हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समाजवादी यथार्थवाद। समाजवादी यथार्थवाद का मतलब है कि प्रगतिवादी कवि जो है वह समाज की वास्तविकता में, समाज की सच्चाई या यथार्थ में यकीन करता है। उसे आध्यात्म या भाववाद में भरोसा नहीं है, उसे आध्यात्म में या ईश्वर में भरोसा नहीं है कि कोई चमत्कार होगा, कोई ईश्वर आएंगे और समाज बदल जाएगा, व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। वह इस तरह की बातों में यकीन नहीं करता है। वह मानता है कि व्यक्ति को अपना जीवन बदलने के लिए उसे स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा, उसे अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यहाँ तक भी वह कहता है कि अपने हक की लड़ाई करने के लिए अगर हिंसक क्रांति की जरूरत है तो प्रगतिवाद उस हिंसक क्रांति की भी वकालत करने से पीछे नहीं हटता। ठीक है, कहना है कि मानव का जो वास्तविक यथार्थवाद है, उस यथार्थ को निर्धारित करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? ठीक है, सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर सब साम्यवाद हो जाए, सबको बराबरी का हक मिल जाए, सबको संसाधनों पे बराबर का हक मिल जाए, तो फिर यह समाजवादी यथार्थवाद वास्तव में एक सुंदर जीवन या एक वास्तव में एक समाज में समानता आ सकेगी। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देखें तो नागार्जुन की एक कविता है, अकाल और उसके बाद। कई दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, कई दिनों के बाद। ना सुना है ना, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो जो एक पीड़ा है ना, अकाल और उसके बाद जो गरीब वर्ग की पीड़ा है, उसका बहुत सुंदर चित्रण है प्रगतिवादी साहित्य में। उसका एक उदाहरण जहां आप देखने को, नागार्जुन का एक उदाहरण जैसे मैंने आपको दिया, ऐसे तमाम सारे कवि लेखक लिख रहे हैं। अब दिनकर ने लिखा, श्वानों को मिलते दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। कि एक श्वान मतलब कुत्ता, एक ऐसा वर्ग है जिसके पास, पालतू कुत्तों के पास अच्छे कपड़े, दूध और खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही हैं। एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास, जिसके भूखे बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये वही है अर्थव्यवस्था की असमानता। एक तरफ बहुत पैसा है, वहां उस घर के कुत्ते को भी खाने के लिए, तेल फुलेल लगाने के लिए शैम्पू से नहाता है वह कुत्ता, बढ़िया खाना खाता है, हाँ। और एक तरफ एक ऐसा शिशु है जो जाड़े की रात में माँ की हड्डी से चिपक करके अपनी ठंडक को वो दूर करता है। तो सामाजिक यथार्थ जो है, समाज की जो वास्तविक सच्चाइयां हैं, उन वास्तविक सच्चाइयों पे पूरा जोर था
प्रगतिवाद के प्रमुख कवियों का। और इसलिए यह जो व्यवस्था है वह पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा करती है। पूंजीवादी व्यवस्था को बहुत हिकारत, मतलब एक तरह से बहुत हे दृष्टि से यह व्यवस्था देखती है, और शोषितों के प्रति आस्था है इनके मन में। जो पीड़ित लोग हैं उनके प्रति प्यार है, सम्मान है, और जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके प्रति एक घृणा का भाव है, नफरत का भाव है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उत्पादन के सारे साधनों पे सारा अधिकार किसका है? पूंजीपतियों का है। जबकि मेहनत किसकी है? सारी की सारी मेहनत सर्वहारा वर्ग की है, मजदूरों की है, शोषितों की है। तो पूंजीवादी व्यवस्था से बहुत एक तरह से घृणा है उनके मन में, ठीक है। वो आक्रोश कह सकते हैं, आक्रोश से भरे हुए हैं कि उनको लगता है कि जो मजदूर वर्ग है वो सारी मेहनत करता है, सारी तपस्या उसकी, और मुनाफा सारा का सारा किसका हो जाता है? पूंजीवाद का हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसके भीतर एक विश्वास भी है कि ये जो वंचित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, एक दिन ये अपने संघर्ष से, अपने संगठन से पूरी की पूरी व्यवस्था को बदल देंगे। केदारनाथ अग्रवाल की एक बड़ी अच्छी कविता है, मैं सुनाऊंगा, ठीक है। ये देखिए, मुक्तिबोध ने लिखा, तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। पूंजीवाद व्यवस्था से एक नाराजगी भरी एक कविता है। इसी में मैंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था से नाराजगी है, और जो शोषित वर्ग है उसके प्रति आस्था है, उसके प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति एक प्यार का भाव है। केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा कि मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। उस मजदूर की बात कर रहे हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। कि एक मजदूर वर्ग है, वो उसकी ताकत का भी आह्वान कर रहे हैं कि वो गोली है, अभी ढल रहा है, अभी गल रहा है, लेकिन वह जब चलेगा तो वह गोली की तरह चलेगा और पूंजीवाद के सीने को क्या कर देगा? छल्ली कर देगा। तो शोषित वर्ग के प्रति आस्था का भी भाव यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। चौथा है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन, ठीक है। प्रगतिवाद कहता है कि हृदय परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी तरह के आध्यात्म और ईश्वर में उनका भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि हृदय परिवर्तन से काम नहीं चलेगा, असली परिवर्तन समाज की व्यवस्था में करना पड़ेगा। सामाजिक संरचना में, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाए बगैर काम नहीं चलेगा। और यह परिवर्तन कैसे आएगा? यह परिवर्तन आएगा जब शोषित वर्ग को उसका अधिकार मिलेगा। और उसको उसका अधिकार कैसे मिलेगा? जब वह संगठित होकर पूंजीवाद के खिलाफ एक क्रांति को जन्म देगा, तब जाकर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, ठीक है। देखिए, दिनकर ने लिखा कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन पर बैठे हुए लोगों, अगर तुम सबको बराबरी नहीं दिला सकते, सबको न्याय नहीं दिला सकते, सबके सामाजिक समानता का हक, आर्थिक समानता का हक अगर किसी को नहीं दिला सकते, तो सिंहासन खाली करो, जनता आती। तो एक आह्वान है और एक पीड़ा भी है कि सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। खासतौर पे वह शोषित, पीड़ित और मजदूर वर्ग की बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना भी इस दौर के कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है, प्रगतिवादी कवियों की। लेकिन इनकी राष्ट्रीय जो चेतना है वह भारतेंदु युग की राष्ट्रीय चेतना या द्विवेदी युग की राष्ट्रीय चेतना या छायावाद की राष्ट्रीय चेतना इन सबसे अलग है। इनके लिए राष्ट्रीय चेतना का मतलब है कि राष्ट्र के जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको अधिकार दिलाना। इनको कोई राष्ट्रीय सांस्कृतिकवाद से कोई लेना देना नहीं है। इनके लिए राष्ट्रीय चेतना का अर्थ है वह पीड़ित वर्ग, वह शोषित वर्ग जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, ठीक है, जिसके पास सिर्फ श्रम है लेकिन श्रम के मुकाबले में उसको आर्थिक लाभ नहीं है, उसका उन्नयन करना, उसको प्रगति की राह पर लेके आना, उसको बराबरी का हक दिलाना, इनके लिए यह राष्ट्रीय चेतना का संदर्भ था, ठीक है। देखें अगर आप उदाहरण के तौर पे, जहां न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। देखिए कितना तंज है कि कितने ही लोग हैं जो भूखे पेट सो जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि जहां न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है, कागज की आजादी मिलती
ले लो दो दो आने में। इस तरह की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आज़ादी के बाद भी, ठीक है, आज़ादी के बाद भी अगर आप उदास हैं, निराश हैं, अगर आपको बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। और जहाँ न भरता पेट, जहाँ जनता भूखी सो रही है, वह देश नहीं है, वह महानरक है। तो देखो कितनी भाषा में एक तरह की पीड़ा है, जो पीड़ा है उनके भीतर, वह पीड़ा आक्रोश की भाषा में बदल जाती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक चेतना। ठीक है, देखो प्रगतिवाद का समय तो वैसे 1936 से 1943 तक बताया गया है, लेकिन ये एक ऐसा विचार है, ठीक है, साहित्य इतिहास में इसका समय 1936 से 1943 तक बताया गया, लेकिन इससे प्रभावित आगे भी कवि होते रहे, जैसे धूमिल जैसे कवि, जिन्होंने आगे तक इस विचारधारा को आगे लेके गए और इससे संबंधित कविताएं लिखी। नागार्जुन जैसे कवि भी, ठीक है, जो आगे जो साठोत्तरी दशक की जो कविता है उस पर भी प्रगतिवादी चेतना का प्रभाव है। कोई भी जो दौर होता है ना, आंदोलन होता है, वो अचानक खत्म नहीं हो जाता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन अंतः स्रोत के रूप में उसके विचार, उसके मूल्य चलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो राजनीतिक चेतना है, ठीक है, उसमें लोकतंत्र की आंतरिक विसंगतियों का चित्रण किया गया है कि कैसे लोकतंत्र में आंतरिक विसंगतियां हैं, ठीक है, और वो भी ये देखते हैं कि कैसे लोकतंत्र में सत्ता पे बैठे हुए जो लोग हैं वह पूंजीपतियों के साथ मिलकर उनकी जो साठगांठ है उसका चित्र किया है। ठीक है, नागार्जुन ने लिखा है कि जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दीधारी हैं। इस तरह से उनकी कविता है कि कितना ही रूप ओढ़ा हुआ है, अंदर अंदर सब कसाई हैं, बाहर से खद्दर कुर्ता पजामा बढ़िया सफेद कपड़ा पहन करके सभ्य दिख रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कितनी ही दिक्कतें हैं। आप धूमिल की कविता याद करिए, रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। वो जो तीसरा आदमी जो रोटी से खेल रहा है और जो देश की संसद मौन है, धूमिल ने करारा व्यंग किया है कि पूंजीपतियों और सत्ता का आपस में किस तरह से रिश्ता है। उस रिश्ते की बात वो कर रहे हैं कि ताकतवर लोगों को कैसे सत्ताएं जो हैं वह संरक्षण प्रदान करती हैं। उदाहरण देखें, खादी ने मलमल से चुपचाप साठगांठ कर डाली है, बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। तो ये तीनों पूंजीपति हैं, बिड़ला टाटा डालमिया, हर दिन दिवाली है, क्योंकि खादी ने मलमल से, खादी का मतलब राजनेता, सत्ता में बैठे लोग, उन्होंने मलमल से यारी कर ली है, यानी कि मालामाल लोगों से, जो पूंजीपति लोग हैं उनसे यारी कर ली है, और इनकी जो पूंजीपति उनकी 30 दिन दिवाली है। तो एक तरह से देखें कि पूरा जो संवेदना पक्ष है वह शोषित पीड़ित वर्ग के साथ खड़ा है, पूरी जो अंतर्वस्तु है कविता की, ठीक है, और वह क्रांति की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है। अब शिल्प पक्ष पे आए कि उनकी भाषा कैसी है। तो प्रगतिवादी आंदोलन जो था वह मूलतः कथ्य का आंदोलन था। ठीक है, ये इसे आप ऐसे समझे, प्रगतिवादी आंदोलन मूलतः कथ्य का आंदोलन था। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, शिल्प का आंदोलन नहीं था, वह कथ्य का आंदोलन था, वह शिल्प का आंदोलन नहीं था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कविता की अंतर्वस्तु प्रधान थी, विचार प्रधान था कि क्या कहा जा रहा है, उसको कितना श्रृंगारिक बना के कहा जा रहा है, भाषा का सौंदर्य क्या है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था। इसलिए उनके अनुसार शिल्प कथ्य का उपोत्पाद होता है। प्रगतिवादी कविता सर्वहारा व श्रमिक की पक्षधर होने के नाते इस दायित्व बोध से युक्त है कि कविता शिल्प की चमक दमक से लदी हुई नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए। यानी कि कविता का जो शिल्प पक्ष है प्रगतिवाद का, वह कहता है कि जनता की समस्या, जनता की बात को जनता की भाषा में ही कहना चाहिए। ठीक है, तो वह कहता है कि आम आदमी के लिए बोधगम्य होनी चाहिए, कि जो बात कही जा रही है वह आम आदमी, सर्वहारा जो वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वह उस बात को आसानी से समझ सके। ठीक है, इसलिए कल्पना में, कविता में वो कल्पना, सजावट या इस तरह की चीजों को वो जगह नहीं देते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ें।
अब शिल्प में काव्य रूप, जो काव्य रूप है, ठीक है, मैंने जैसे बताया कि कविता का रूप क्या है, संघर्ष की कविता है, आम जनता की भाषा में लिखी जाने वाली कविताएं हैं, सपाट बयानी है, एकदम सीधे सीधे व्यंग्यात्मक भाषा है, ठीक है। और प्रबंध के अनुशासन की कमी है, कोई जैसे कि अब बहुत अनुशासित ढंग से चमत्कार पूर्ण कविताएं लिखी जाए या भाषा का चमत्कार प्रस्तुत किया जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भाषा कैसी है इसकी, काव्य रूप की बात की हमने, तो प्रबंध के अनुशासन की कमी है, ठीक है ना। प्रबंध के अनुशासन की कमी है, कोई विशेष कविता में चमत्कार उत्पन्न करने की कोशिश नहीं की गई, उस विचार को महत्व दिया गया है, ठीक है। भाषा देखें तो भाषा जनसाधारण की भाषा है, ठीक है, सहज भाषा है, सरल भाषा है, आसानी से बात कही जा सके, ठीक। और महत्वपूर्ण बात यह है इस भाषा की कि जीवन की भाषा और कविता की भाषा में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। जो आम बोलचाल और जीवन की भाषा है, उसी की भाषा को इस दौर के कवियों ने कविता की भाषा बनाया है, ठीक है। मुक्तिबोध जैसे कुछ कवि हैं जो बहुत प्रतीकों में बात करते हैं, गहरे गहरे प्रतीक हैं उनके, लेकिन इसके अलावा ज्यादातर कवि जो हैं वो, चाहे वो केदारनाथ अग्रवाल हों, धूमिल हों, त्रिलोचन हों, ठीक है ना, नागार्जुन हो, इन सबकी कविता में एक सपाट बयानी मिलेगी आपको, उसमें गहराई है कंटेंट के स्तर पे, उसमें तंज है, ठीक है ना, कविता का मिजाज बहुत तीखा है, तीव्रता है उसमें, संवेदना का पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन भाषा बहुत साफ सुथरी और आम जनता की भाषा वहां आपको देखने को मिलेगी। फिर है लोकधुन। लोकधुन से मतलब है कि नैसर्गिक प्राकृतिक चीजें, ठीक है। जैसे लोक साहित्य आप पढ़ते हैं तो क्या है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता है, ठीक है। वैसे ही इन कविताओं में लोकधुन मिलेगी, कोई बनावटीपन नहीं मिलेगा, कोई अलग से तराश नहीं मिलेगा, काट छांट की जरूरत नहीं होगी, जो स्वाभाविकता है उसी स्वाभाविकता के हिसाब से कविताएं मिलती हैं, ठीक है। यह मतलब लय और तुक के नियमों से मुक्त कविता है, ठीक है। तो लोकधुन में भी प्रगतिवादी कविता का महत्व है। बिंब, बिंब किसे कहते हैं मालूम है आपको, बिंब और प्रतीक। अगली क्लास में मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा आपको कि बिंब क्या है और प्रतीक क्या है, ठीक है। इसमें बिंब में प्रायः सामान्य जीवन के बिंब लिए गए हैं, ठीक है। जैसे साधारण लोग के बिंब हैं, पसीने से भीगे हुए मजदूर, ठीक है, गीत गाकर घर लौटते हुए मजदूर, तो सामान्य जो जीवन प्रसंग है उस तरह के बिंब लिए गए हैं, और ये बिंब महत्वपूर्ण है जो आम जनता को भी आसानी से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें आप, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है, ठीक है। तो बहुत आसान बिंब है, सीधे सीधे सामान्य ढंग से उतर जाने वाले बिंब हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रतीक, ठीक है। प्रतीक का उदाहरण देखें, तेज धार का बर्फ कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है घूसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतीक सीधे सीधे बात नहीं कहते, संकेतों में बात कहते हैं। कबीर के यहाँ बहुत प्रतीक मिलेंगे आपको। कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुईपट भीतर आए के साबुत गया ना कोई। तो वहां चलती चक्की क्या है, जन्म और मृत्यु की चलती हुई चक्कियां हैं, सीधे सीधे नहीं कहा लेकिन इशारे में कहा। तो यहाँ पे भी इशारे में बात कही गई है, ठीक है। जो पानी है, यहाँ जो पानी है वो सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, और जो चट्टान है वह कौन है, पूंजीपति लोग हैं, शोषक वर्ग है। तो कह रहा है कवि, तेज धार का कर्मठ पानी, कर्मठ मजदूर जो है चट्टानों के ऊपर चढ़कर, उनके ऊपर चढ़कर मार रहा है घूसे कसकर, तोड़ रहा है तट चट्टानी, मतलब हर तरह से वह सर्वहारा वर्ग के साथ खड़ा है। तो प्रतीक में ये बात यहाँ पे कही जा रही है, सीधे सीधे बात नहीं कही जा रही है, ठीक है। व्यंग्यात्मकता है, ठीक है। लोकतंत्र और तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो सर्वहारा वर्ग को, शोषित वर्ग को, उसको वाजिब जरूरतें या वाजिब हक दिलाने में असफल रही, इस पे बहुत करारा व्यंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, झंडा ऊंचा हम करते रहें पर लोग भूख से मरते रहें, गरीबी से मरते रहें। नागार्जुन का भी नाम हमने लिया कि जमींदार है, साहूकार हैं, है ना, बनिया है, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दर
धारी हैं। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा जो कंटेंट है आपका, ठीक है, वह मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रभावित है, जो शोषित वर्ग के साथ मजबूती से खड़ा है। ठीक है, तो ये प्रगतिवाद क्या है और प्रगतिवाद की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, इसे आज की क्लास में हमने समझा। आगे की क्लास में हम प्रयोगवाद और फिर हम नई कविता पे बातचीत करेंगे। ठीक है, रुक दो।